नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश की है। ये बात 2021 की है। अशोकनगर और शिवपुरी जिले की सीमा पर कदवाया थाना स्थित है। कुछ समय पहले कदवाया पुलिस चौकी के थाने में उन्नयन के बाद से एसआई सुश्री मीना रघुवंशी ने प्रभारी के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली थी। 20 सितंबर को जब कोरोना की दूसरी लहर जिले के सैकड़ों नागरिकों की जान ले चुकी थी और अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तब सुबह होते ही कदवाया थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को सूचना मिली कि कस्बे के हनुमान मंदिर के पास एक कुएं में नवजात शिशु का शव पड़ा है। यह खबर सुनते ही वह तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। नवजात शिशु का शव कुएं में पड़ा था और यह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता था, क्योंकि नवजात खुद से कुएं तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए पुलिस को इस घटना के पीछे दो संभावित कारण दिखे। पहला यह हो सकता था कि किसी ने नवजात की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया हो। शायद यह किसी लड़की द्वारा किया गया हो जो लोक लाज के डर से बच्चे को छोड़ने या मारने के लिए ऐसा कदम उठाई हो। दूसरा यह भी हो सकता था कि कुएं में नवजात के साथ उसकी मां का शव भी पड़ा हो, जिन्होंने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की हो, या फिर किसी ने नवजात के साथ उसकी मां की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया हो। इन सभी संभावनाओं की जांच करने के लिए थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनवाया और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि नवजात को कुएं में फेंका गया था, जो कि किसी हत्या का संकेत था। इस मामले की जांच में अब यह पता लगाना था कि नवजात को वहां किसने फेंका और क्या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था। प्रारंभिक पूछताछ में गांव वालों ने बताया कि कुएं पर पानी भरने आई कुछ महिलाओं ने सबसे पहले नवजात की लाश कुएं में पड़ी हुई देखी थी। बाद में गांव में यह खबर फैलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चूंकि मामला गंभीर था, थाना प्रभारी सुश्री रघुवंशी ने तुरंत घटना की जानकारी एसपी अशोकनगर रघुवंश सिंह भदौरिया को दी, जो ट्रेनिंग पर होने के कारण जिले का प्रभार संभाल रहे प्रभारी एसपी रजत सकलेचा को सूचना देने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। कदवाया थाने में मर्ग कायम कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस यह मानकर चल रही थी कि किसी ने अपना पाप छिपाने के लिए नवजात का शव कुएं में फेंका था। इसलिए गुप्त रूप से पुलिस के मुखबिरों को गांव में यह जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा गया कि यदि यह कोई पाप है तो वह किसका हो सकता है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने नवजात के फेफड़ों में पानी भरा हुआ पाया, जिससे यह साफ हो गया कि बच्चे को जीवित अवस्था में ही कुएं में फेंका गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। मामला हत्या के तौर पर सामने आने के बाद इसकी गंभीरता और बढ़ गई। थाना प्रभारी मीना रघुवंशी के गांव में तैनात मुखबिरों ने उन्हें 3 युवतियों के नाम बताए, जिनके बारे में शक था कि वे नवजात की मां हो सकती हैं। इन तीनों युवतियों से पूछताछ के दौरान सुश्री रघुवंशी को किशोर उम्र की महक की शारीरिक स्थिति को देखकर उस पर शक हुआ। इसलिए उन्होंने महक से दोस्ताना तरीके से पूछताछ की, जिसमें कुछ ही देर में महक ने नवजात की मां होने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने महक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद महक को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। महक के अपराध के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से खुली। कदवाया गांव में एक किसान परिवार की 2 बेटियां थीं। महक, जो लगभग 15 साल की थी, छोटी बहन थी। महक की मां की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल 8 साल की थी। इसके कुछ साल बाद महक की बड़ी बहन की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। इस तरह महक अपने पिता के साथ घर में अकेली रह गई थी। महक ने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसका 20 वर्षीय मौसेरा भाई गोलू अक्सर उसके घर आता रहता था और उसे छोटे छोटे सामान लाकर देता था, जिससे महक को गोलू के आने का इंतजार रहता था। महक ने बताया कि लगभग 1 साल पहले गोलू एक दिन घर आया जब उसके पिता घर पर नहीं थे। उसने गोलू को खाना खिलाया और फिर गोलू ने सिर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटने को कहा और मुझसे सिर दबाने को कहा। महक ने कहा कि वह गोलू की चाल नहीं समझ पाई और सिर दबाने लगी। इसी दौरान गोलू ने उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। महक ने डरते हुए गोलू से मना किया, लेकिन गोलू ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महक के मुताबिक इसके बाद गोलू ने अक्सर उसके घर आकर ऐसा ही किया। जब उसके पिता खेत पर होते थे, एक दिन गोलू अपने 2 दोस्तों को साथ लाया। जब महक के पिता एक रिश्तेदार के घर शादी में गए हुए थे,
उन तीनों ने घर पर शराब पी और महक को भी जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। फिर गोलू और उसके दोनों दोस्तों ने महक के साथ बलात्कार किया। इसके बाद कुछ ही दिनों में महक को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है, लेकिन घर में कोई महिला नहीं थी जिसे वह यह बात बताती। उसे डर था कि वह अपने पिता को यह बात नहीं बता सकती, इसलिए वह चुपचाप गोलू के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब मैंने यह बात गोलू को बताई तो उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए कुछ समय उसने ऐसे ही टाला मटोली में निकाल दिया। लेकिन जब मेरा पेट बाहर आने लगा और बच्चा पेट में हिलने लगा, तब मैंने फिर गोलू को यह बात बताई तो उसने मुझे कहीं से लाकर कुछ दवाइयां दी। उसका कहना था कि इनको एक साथ खा लेने से मेरा गर्भ गिर जाएगा। मैंने दवाई खाई तो सचमुच ही कुछ घंटे बाद पेट दर्द करने लगा और ढेर सारे खून के साथ बच्चा बाहर आ गया, जिसे मैंने डर के मारे चुपचाप कुएं में फेंक दिया था। महक के साथ गैंगरेप की बात सामने आने पर मीना रघुवंशी ने तत्काल छापामारी कर महक के संग बलात्कार करने वाले उसके मौसेरे भाई गोलू और उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है कि महक को पैदा होने वाले बच्चे का पिता इन तीनों में से कोई एक था। नवजात के पिता का पता लगाने के लिए पुलिस ने आरोपी गोलू और उसके दो दोस्तों के अलावा खुद पीड़ित के पिता के रक्त का नमूना भी डीएनए मिलान के लिए भेजा है। दरअसल गांव में जब इस बात का खुलासा हुआ कि कुएं में मिले नवजात की मां महक है, तो गांव वालों ने दबे स्वर में पुलिस को यह जानकारी दी थी कि बच्चे का बाप खुद महक का पिता हो सकता है। दरअसल गांव वालों ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद महक का पिता अपनी बड़ी बेटी से संबंध बनाने लगा था, जिसकी जानकारी गांव वालों को लग जाने पर लोकलाज के कारण उसने बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। इसलिए गांव वालों को शक था कि छोटी बेटी को गर्भ भी इसी पापी पिता से ठहरा होगा। इस बात की जानकारी लगने पर थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने महक की बड़ी बहन से बात की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसका पिता मां की मौत के बाद उसके संग दुराचार करता था। महक की बड़ी बहन ने बताया कि कुछ समय पहले मायके आने पर मैंने अपनी छोटी बहन का उम्र की तुलना में अधिक शारीरिक विकास देखा तो उसे शक हो गया था कि मेरे बाद पिता छोटी बहन के संग पाप करता होगा। जब मैंने यह बात छोटी बहन से पूछी तो उसने स्वीकार किया था कि पिता अक्सर रोज रात में ही उसके साथ बुरा काम करता है। यह बात सामने आने पर पुलिस ने महक के पिता को गिरफ्तार कर उसके रक्त का नमूना भी डीएनए जांच के लिए भेज दिया। इसलिए बच्चे का पिता कौन है, यह जानने के लिए जब पुलिस ने तीनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाकर तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। वहीं मासूम महक पर नवजात की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया। इस बात का पता अभी तक नहीं चला कि नवजात बच्चे का पिता कौन था। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। ये बात 2020 की है। फिरोजाबाद में एक कॉलोनी है, श्रीराम कॉलोनी। इसी कॉलोनी में मूलचंद का परिवार रहता था। वह मिस्त्री का काम करता था। उसकी पत्नी राज रानी घर पर ही चूड़ियों पर नग लगाने का काम करती थी। उसके 6 बच्चे भी थे। 6 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे का समय था। घर के दरवाजे की कुंडी बजी तो दरवाजा राजरानी ने खोला। राजरानी ने देखा कि उसके पति मूलचंद प्रजापति को 2 लोग बाइक से घायल हालत में लेकर आए थे। पति की हालत देखकर राजरानी घबरा गई। इससे पहले कि वह उन दोनों से पति की हालत के बारे में पूछती, वे दोनों मूलचंद को बेहोशी की हालत में दरवाजे पर ही छोड़ यह कहकर चले गए कि इन्होंने ज्यादा शराब पी रखी है। दोनों व्यक्तियों के चेहरे कपड़े से ढके थे। वह अपने पति को किसी तरह घर के अंदर लाई और होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती रही, लेकिन होश नहीं आया। पति के गले और सिर पर चोट के निशान दिख रहे थे। 4 घंटे बाद यानी 7 अक्टूबर सुबह लगभग 6 बजे राजरानी को एहसास हुआ कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति की मौत पर राजरानी और बच्चों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पड़ोसी भागकर उनके घर पहुंचे तो देखा कि मूलचंद की मौत हो चुकी थी। उनके बेटे राहुल ने तुरंत अपने ताऊ रामदास, जो द्वारिकापुरी में रहते थे, को इस घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में रामदास वहां पहुंच गए। घटना की खबर जैसे जैसे मोहल्ले में फैली, वैसे वैसे लोग इकट्ठा होने लगे। सुबह होते होते लगभग 7 बजे तक घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। इसी बीच किसी ने थाना कोतवाली उत्तर को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनूप कुमार भारती अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद सीओ हरिमोहन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतक मूलचंद के सिर से खून बहकर जम चुका था और गले पर भी चोट के निशान साफ दिख रहे थे। घर में मातम पसरा हुआ था। बच्चों और पत्नी राजरानी का रो रो कर बुरा हाल था।
पुलिस ने समझा बुझाकर राजरानी को शांत किया और पूछताछ शुरू की। राजरानी ने बताया कि उसके पति मूलचंद शटरिंग का काम करते थे। बुधवार शाम करीब 5 बजे वे बाजार से सामान लेने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। घर वाले उनके लौटने का इंतजार करते करते सो गए। रात करीब 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजरानी ने दरवाजा खोला तो देखा कि 2 युवक बाइक पर उसके पति को बेहोशी की हालत में लेकर आए। उन्होंने अधिक शराब पीने से तबीयत खराब होने की बात कहकर मूलचंद को दरवाजे पर छोड़ दिया और भाग गए। राजरानी ने पुलिस को बताया कि युवकों के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने उन पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भागते समय कुछ संदिग्ध लग रहे थे। पुलिस ने पूछा कि जब मूलचंद बेहोश थे तो उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। इस पर राजरानी ने बताया कि मूलचंद अक्सर शराब पीकर गिरते पड़ते घर आते थे। उसने सोचा कि थोड़ी देर में वे होश में आ जाएंगे, इसलिए वह उन्हें अस्पताल नहीं ले गई। सुबह जब वह उठी तो देखा कि मूलचंद की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस ने शटरिंग मिस्त्री मूलचंद के घर के आसपास बारीकी से जांच की। पास के खाली पड़े प्लॉट में खून के निशान मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मूलचंद के साथ घर के आसपास ही मारपीट हुई थी। पुलिस को शक था कि मारपीट के बाद ही उनकी मौत हुई। पुलिस ने मूलचंद का मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया ताकि कॉल डिटेल्स की जांच कर हथियारों तक पहुंचा जा सके। इंस्पेक्टर अनूप कुमार भारतीय ने मौके पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। थाने लौटने पर मृतक के भाई रामदास ने अपनी भाभी राजरानी के बयान के आधार पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कराया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मूलचंद की हत्या गला दबाकर और सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर की गई थी। यह सुनकर मामला और गंभीर हो गया। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मूलचंद के जीवन से जुड़े पहलुओं को खंगालने लगी। पड़ोसियों और परिचितों से पता चला कि मूलचंद एक सीधा साधा व्यक्ति था, जो शटरिंग के काम से होने वाली आमदनी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक मूलचंद और उसकी पत्नी राजरानी के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया ताकि कोई अहम सुराग मिल सके। पुलिस को उम्मीद थी कि फोन पर हुई बातचीत या कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए हथियारों तक पहुंचने का कोई रास्ता खुल सकता है। राजरानी के फोन की कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि घटना वाली रात उसकी आखिरी कॉल गौरव चौहान को की गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक और गहरा गया। जब पुलिस ने गौरव की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह 26 साल का अविवाहित युवक है, जो मृतक मूलचंद के घर के पास ही रहता था और चूड़ी पर मोती लगाने का काम करता था। जांच में यह भी सामने आया कि गौरव का राजरानी के घर काफी आना जाना था। इस आधार पर पुलिस ने राजरानी से पूछताछ शुरू की। गौरव के बारे में पूछने पर राजरानी ने बताया कि हमारे और गौरव के घर में चूड़ी का काम होता है और घर पास पास होने के कारण हमारा परिवार उससे परिचित है। लेकिन जब पुलिस ने उससे यह पूछा कि अगर उसके पति घायल और बेहोशी की हालत में थे तो उसने अपने जेठ रामदास को क्यों नहीं फोन किया और घटना की रात उसने गौरव को ही फोन क्यों किया। इन सवालों पर राजरानी ने चुप्पी साध ली, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। राजरानी बार बार बयान बदलने लगी। इससे पुलिस का शक मजबूत हो गया। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत 8 अक्टूबर को घर से राजरानी को तथा कोटला से गौरव को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही 2 हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 28 वर्षीय गौरव चौहान फिरोजाबाद की श्रीराम कॉलोनी में मृतक मूलचंद के घर के पास रहता था। मूलचंद शराब पीने का आदी था। वह अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देता था। पत्नी विरोध करती तो वह नशे में उसके साथ मारपीट करता था। लॉकडाउन के दौरान मूलचंद का शटरिंग का काम बंद हो जाने से उसकी माली हालत बिगड़ गई। उसके सामने 8 लोगों का पेट पालने की समस्या खड़ी हो गई। गौरव और राजरानी चूड़ी का काम अपने अपने घरों पर ही करते थे। इससे वे एक दूसरे को जानते थे। आर्थिक संकट आने पर गौरव ने राजरानी की काफी मदद की। वह गौरव के एहसानों के तले दब गई थी। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता गया।
6 बच्चों की मां बनने के बाद भी 30 साल की राजरानी का जादू अविवाहित गौरव पर पूरी तरह छाने लगा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इस बीच दोनों के अवैध संबंध भी बन गए थे। पति के काम पर जाने के बाद दोनों चोरी छिपे मिलते थे। दोनों का यह रिश्ता बिना रोक टोक के चल रहा था। एक बार मूलचंद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर उसका पत्नी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने पत्नी की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी प्रेमी गौरव को हुई। प्रेमिका के साथ हुई मारपीट पर गौरव को बहुत गुस्सा आया। उसने राजरानी के साथ मिलकर अपने प्यार की राह के रोड़े को हटाने की योजना बनाई। मूलचंद बुधवार 7 अक्टूबर 2020 की शाम 5 बजे सामान लेने बाजार गया था। रात 11:30 बजे मूलचंद शराब के नशे में गिरता पड़ता घर लौटा। तब तक सभी बच्चे सो चुके थे। पत्नी राजरानी पति को नशे में पकड़कर घर की छत पर बने कमरे में ले गई थी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी गौरव को फोन कर घर पर बुला लिया। उसने फोन पर कहा कि तुम यहां इस तरह चोरी छिपे आना कि कोई तुम्हें देख न सके। गौरव दबे पांव राजरानी के घर पहुंच गया। गौरव ने देखा मूलचंद शराब के नशे में बेसुध पड़ा था। राजरानी और गौरव के लिए यह एक अच्छा मौका था। राजरानी ने पति के पैर पकड़े और गौरव ने चुनरी से मूलचंद का गला घोंट दिया। राजरानी ने तसल्ली के लिए उसके सिर पर ईंट से प्रहार भी किया। हत्या के बाद उसके शव को दोनों ने बरामदे में बिछी चारपाई पर लाकर डाल दिया। खून से सनी ईंट मकान के बगल में खाली पड़े प्लॉट में फेंक दी। इसके बाद गौरव अपने घर चला गया था। प्रेमी के साथ पति की हत्या करने के बाद राजरानी ने 2 युवकों द्वारा पति को बेहोश व घायल अवस्था में बाइक से घर लाकर छोड़े जाने की कहानी बना दी। इसके साथ ही राजरानी के बताने पर जेठ रामदास ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त दुपट्टा और खून सनी ईंट बरामद कर ली। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। एक बेवफा पत्नी ने अपने पति से बेवफाई कर दूसरे मर्द से अवैध संबंध बनाकर अपने हंसते खेलते घर को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।